गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रिवेंशन कॉस्ट देखा था। अभी अपने को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रेजल कॉस्ट से। अभी द अप्रेजल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड टू आइडेंटिफाई पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट दैट आफ्टर दे ऑकर बट बिफोर शिपमेंट ऑफ गुड्स टू टिल कस्टमर्स। तो अप्रेजल कॉस्ट मतलब क्या है कि जो ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले उनको आइडेंटिफाई करना। द अप्रेजल कॉस्ट आर मोर कॉमनली कॉल्ड एज इंस्पेक्शन कॉस्ट। जो अप्रेजल कॉस्ट है उनको हम लोग कॉमनली उनको बोलते हैं इंस्पेक्शन कॉस्ट। ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज that are performed during manufacturing process to ensure required quality standards are also included in the category। तो जो भी खर्चा आ रहा है अपने को एक्टिविटीज़ परफॉर्म के लिए वो सब उसमें इंक्लूड किया जाता है, ताकि अपने को एश्योरिटी मिल सकती है कि हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स द मेंटेनिंग अ टीम ऑफ इंस्पेक्टर which may be very expensive to some organization, especially the smaller organization। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें जो डिफ़िकल्ट बन जाएगा इंस्पेक्टर्स के टीम को, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंसिव भी बन सकता है, ज़्यादा करके जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सम एग्जांपल्स ऑफ अप्रेजल कॉस्ट इंक्लूड्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे अप्रेजल कॉस्ट के। सबसे पहला टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल आ रहा है उसका टेस्टिंग करना और इंस्पेक्शन करना। बाद में फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, बाद में जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है उसका टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। बाद में सप्लाईज यूज्ड इन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, जो भी सप्लाईज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन के लिए उसको चेक करना है। बाद में सुपरविजन ऑफ टेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो जो भी टेस्टिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसको सुपरवाइज करना। बाद में डिप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, फिर जो टेस्ट इक्विपमेंट है उसका डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना। फिर मेंटेनेंस, टेस्ट इक्विपमेंट को मेंटेन करना। प्लांट यूटिलाइज इन इंस्पेक्शन एरिया, फिर जो भी प्लांट हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं इंस्पेक्शन एरिया में उसका मेंटेनेंस देखना। फिर फील्ड टेस्टिंग एंड अप्रेजल एट कस्टमर साइट, तो जो भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें टेस्ट करना और कस्टमर साइट पे अप्रेजल करना। तो ये सब अप्रेजल कॉस्ट है। अभी अगला जो चालू कर रहे हैं वो है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो अभी ये जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है आर दोज इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान जब खर्चा आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। दिस कॉस्ट आर इनकर्ड टू रिमूव प्रोडक्ट डिफेक्ट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो ये खर्चा क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने को जो प्रोडक्ट है उसका डिफेक्ट उसमें से निकालना है, तो ये खर्चा आता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहला नेट कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ स्क्रैप उसमें है। फिर नेट कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, दूसरा है नेट कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। फिर रीवर्क लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, बाद में जो अपने को काम फिर से करना पड़ रहा है उसका रिवर्क लेबर और उसके लिए जो ओवरहेड खर्चा आता है वो। बाद में
कॉस्ट ऑफ री इंस्पेक्शन ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, मतलब जो भी नया प्रोडक्ट बना है उसका री इंस्पेक्शन का खर्चा और रीवर्क का खर्चा। बाद में डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जो हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका डिस्पोजल कॉस्ट। बाद में डाउन टाइम कॉस्ट बाय द क्वालिटी प्रॉब्लम, तो डाउन टाइम कॉस्ट जो हो गया है क्वालिटी की प्रॉब्लम्स के वजह से, ये इसमें इंक्लूड है। बाद में कॉस्ट रिलेटिंग टू एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स, तो जो खर्चा आ रहा है अपने को जो डिफेक्ट्स है उसका एनालिसिस करने के लिए लग रहा है। बाद में रीस्टार्टिंग कॉस्ट ऑफ रीवर्क प्रोडक्ट, बाद में जो भी अपने को प्रोडक्शन स्टार्ट करना है उसका रीटेस्टिंग कॉस्ट, उसका रीटेस्टिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। कॉस्ट रिलेटेड टू री एंटरिंग डेटा बिकॉज ऑफ कीइंग, बाद में जो भी खर्चा आ रहा है फिर से डेटा को री एंटर करने के लिए वो इसमें इंक्लूड है। कॉस्ट रिलेटेड टू डिबगिंग सॉफ्टवेयर एरर्स, तो सॉफ्टवेयर में कुछ अगर एरर्स है तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो पहले हम लोग ने इंटरनल फेलियर कॉस्ट देखा, अभी हम लोग एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट देखेंगे। तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर दोज कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट आर शिफ्ट टू द कस्टमर्स। तो एक्सटर्नल कॉस्ट कौन सी है कि जो खर्चा करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। द शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कैन डिसैटिस्फाई कस्टमर्स, डैमेज गुडविल एंड रिड्यूस सेल्स एंड शिपमेंट्स। तो जो कस्टमर्स को जो डिलीवरी हो रही है स्पेसिफिकली डिससेटिस्फाई कस्टमर से, तो उससे क्या होता है अपना गुडविल खराब हो जाता है और उससे अपना सेल्स कम हो जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। कॉस्ट ऑफ फील्ड्स, तो जिसमें क्या है कि फील्ड सर्विसेज के टाइम जो खर्चा आता है वो इसमें है, फिर कंप्लेंट हैंडलिंग करते टाइम जो खर्चा आता है वो है, फिर वारंटी रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट रिपेयर्स। आपको वारंटी जो वारंटी के दौरान जो रिपेयरिंग कर रहे हैं या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसका खर्चा, लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो जो भी लाइबिलिटी अपने को पे करनी पड़ रही है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की वजह से, ये इसमें इंक्लूड है। लॉस सेल्स अराइजिंग फ्रॉम अ रेपुटेशन ऑफ पुअर क्वालिटी, तो अपना रेपुटेशन खराब होने से वजह से अपना सेल्स कम हो रहा है, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। रिटर्न्स एंड अलाउंस अराइजिंग फ्रॉम क्वालिटी प्रॉब्लम्स, तो जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं क्वालिटी के प्रॉब्लम्स में से, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। बाद में प्रोडक्ट रिकॉल्स, रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट बियॉन्ड वारंटी पीरियड, जो हम लोग रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वारंटी के ऊपर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। बाद में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो जोसेफ ज्यूरन है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग सीखेंगे। वराइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप डिस्क्राइब बाय जोसेफ एम ज्यूरन। तो ये जो जोसेफ एम ज्यूरन है ये क्या कहते हैं कि जो सबसे पहला एरिया है टेंजिबल कॉस्ट का, मटेरियल स्क्रैप और जंग, तो उसमें जो मटेरियल हम लोग स्क्रैप करते हैं या जंग करते हैं, लेबर एंड बर्डन ऑन प्रोडक्ट स्क्रैप और जंग लेबर, मटेरियल एंड बर्डन नेसेसरी टू इफेक्ट रिपेयर्स ऑन सॉल्वेजेबल प्रोडक्ट्स। तो जो लेबर लग रहा है प्रोडक्ट स्क्रैप करने के लिए या जो ऑपरेशंस हम लोग को करने पड़ रहे हैं डिफेक्टिव के वजह से, ये इसमें इंक्लूड है। बर्डन अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी नेसेसिटेट्स बाय द डिफेक्टिव्स, तो जो भी बर्डन आपको आ रहा है या एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से, ये इसमें इंक्लूडेड है। फिर एक्सेस इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो जो
एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो गया, ये इसमें इंक्लूडेड है। फिर टेंजिबल कॉस्ट सेल्स अकाउंट, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहला डिस्काउंट ऑन सेकंड्स, तो जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। बाद में कस्टमर कंप्लेंट्स जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं। फिर चार्ज टू क्वालिटी गारंटी अकाउंट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चार्जेस क्वालिटी गारंटी के लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं। डिले एंड स्टॉपेज कॉस्ट बाय डिफेक्टिव्स, तो जो हम लोग को देरी हो रही है, प्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है डिफेक्टिव के वजह से, ये इसमें इंक्लूड है। बाद में कस्टमर गुडविल इसमें इंक्लूड है। फिर लॉस ऑफ मॉरल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट, तो जो लोगों का मॉरल लूज हो रहा है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अभी अगला जो क्वेश्चन है, क्वालिटी सर्कल के फीचर्स। अभी ये जो क्वालिटी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है, ये जापान में पॉपुलराइज हो गया था 1916 में। डॉक्टर इशिकावा कोरो 1915 से लेके 1889 तक इज द फादर ऑफ क्यूसी फॉर हिज रोल इन लॉन्चिंग क्वालिटी मूवमेंट इन 1960। तो ये किसने बनाया था? डॉक्टर इशिकावा कोरो ने। तो इनको फादर ऑफ क्यूसी माना जाता है क्योंकि उन्होंने ये क्वालिटी मूवमेंट 1960 में स्टार्ट किया था। QC is a small group of volunteer employees from same work area and doing similar work meet regularly to identify and analyze the work related problem and recommend to the management solutions to solve the problems in their work area। तो QC एक ग्रुप है वॉलंटियर एम्प्लॉयज़ का जो एक ही एरिया में काम करते हैं और वही एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है करके और रिकमेंड कर सकते हैं मैनेजमेंट को सॉल्यूशंस ताकि हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। बाद में फीचर्स ऑफ QC के क्या क्या फीचर्स है? तो द QC एडॉप्ट्स अ सिस्टमैटिक process for identifying and analyzing work related problems and for provide recommendations to the management to solve such problems। तो QC क्या करता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस एडॉप्ट करता है तो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने के लिए और रिकमेंडेशंस मैनेजमेंट को बताने के लिए कि क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन QC प्रोसेस इंक्लूड, अभी इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? लिस्टिंग ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, तो सबसे पहला वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है ना उसका सबसे पहला लिस्ट निकालना। बाद में सिलेक्शन ऑफ वन प्रॉब्लम एट ए टाइम फॉर डिस्कशन, तो अपने को एक ही टाइम हमेशा सिलेक्ट करना है डिस्कशन के लिए। बाद में डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, फिर जो भी प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन का होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन करना पड़ेगा। फिर रिकमेंडेशन टू द मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को रिकमेंड करना पड़ेगा। बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द मैनेजमेंट, एक कौन सा जो मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन बाय मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना है और फिर रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना है। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, द QC इज फॉर्म टू अचीव सर्टन ऑब्जेक्टिव्स। QC क्यों बना है? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने को अचीव करने हैं। तो सबसे पहला तो QC के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करना। बाद में
टू सिक्योर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब एम्प्लॉय लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, मोटिवेशन है और डेवलपमेंट को सिक्योर करना। फिर टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशंस, तो जो मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशंस है उनको सुधारना। फिर टू कम्युनिकेट एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल में कम्युनिकेट करना। और बाद में टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव टीम स्पिरिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो टीम स्पिरिट को इम्प्रूव करना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़, तो जो एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छा कंडीशंस प्रोवाइड करना। बाद में वॉलंटरी ग्रुप, तो क्यूसी ये क्या है, एक वॉलंटरी ग्रुप है, इज अ फॉर्म वॉलंटरी बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क एरिया, किसी भी एरिया से एक वॉलंटरी ग्रुप बनाया जाता है। वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ क्यूसी हैपन्स इन प्रोफेशनल फर्म्स, तो जो प्रोफेशनल फर्म्स है उधर ये वॉलंटरी फॉर्मेशन बनता है ग्रुप्स का। The employee get a pride of being a member of QC and to improve the overall performance of the organization, तो एम्प्लॉयज़ को एक प्राइड मिलता है, वो एक QC का मेंबर है करके, और ऐसा पूरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने को उसको चांस मिलता है। बाद में द मैनेजमेंट डज नॉट सेट अप QC बट द मैनेजमेंट में इनकरेज द सेटिंग ऑफ सच QC, तो मैनेजमेंट ये QC को नहीं बनाता, लेकिन मैनेजमेंट इनकरेज करता है ऐसे QC को बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल QC, देयर कैन बी मल्टीपल QC स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बड़े QC हो सकते हैं। एवरी डिपार्टमेंट और section may have their own QC to identify the problems and to recommend to the management to solve such problems, हर एक डिपार्टमेंट में या सेक्शन में ऐसे अपने QC हो सकते हैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और मैनेजमेंट को सॉल्यूशंस रिकमेंड करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इवन इन द सेम ग्रुप वर्क एरिया और डिपार्टमेंट देयर कैन बी 2 or more QCs, तो उसी वर्क में या डिपार्टमेंट में उधर एक से ज़्यादा QC हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ QC, तो QC इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सेम वर्क एरिया, तो एक ही वर्क एरिया से एक छोटा सा ग्रुप बनता है जिसमें कम से कम 6 से 8 मेंबर्स होते हैं। The more compact the group, the better is for the smooth functioning of the QC group. जितना ग्रुप बड़ा होगा उससे क्या होगा, ग्रुप का फंक्शनिंग स्मूथली होगा। टू मैनी मेंबर्स, जो बहुत ज़्यादा मेंबर्स भी अच्छे नहीं हैं। टू मैनी मेंबर्स में डिले द फंक्शनिंग ऑफ द QC एंड देयर में बी अननेसेसरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर ज़्यादा मेंबर्स भी रहेंगे बहुत ज़्यादा तो उसमें क्या होगा, डिले हो सकता है और उसमें मेंबर्स में डिफरेंसेस आ सकता है। टू फ्यू मेंबर्स मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द रियल प्रॉब्लम्स, और मेंबर्स बहुत ही कम भी रहेंगे तो भी उन लोग को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को नहीं जमने वाला है। एंड दे मे नॉट बी एबल टू जनरेट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, तो एक अच्छा सॉल्यूशन वो निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस इन नेचर, तो ये QC को जो एक्टिविटी है ये कंटिन्यूस होती है। द QC प्रोसेस इज ऑन continual basis, committed efforts on continual basis are required on the part of every member of the QC group are required to identify work related problems, तो उससे क्या है कि हम लोग वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए रिकमेंडेशंस हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, तो QC इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब कस्टमर्स के भलाई के लिए एक अप्रोच है।
सॉल्विंग वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल मेक द एम्प्लॉयज़ कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो काम से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो उससे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी के लिए डेडिकेटेड और कमिटेड हो सकते हैं। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ विल अल्टीमेटली लीड टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर कमिटमेंट आ रहा है, कमिटमेंट और डेडिकेशन एम्प्लॉयज़ से आ रहा है, तो जिससे क्या है कि अपने जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और अगर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है तो उससे अपने को कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो इधर क्यूसी गेट सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, जो ऊपर का मैनेजमेंट है उससे क्यूसी को सपोर्ट मिलता है। इन सम ऑर्गेनाइजेशन तो in some organization QC members are allowed to discuss work related problem during working hours। तो QC members को कुछ organization में अलाउ किया जाता है ताकि वो वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स वर्किंग आवर्स में बोल सके। एंड इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस प्रॉब्लम्स आफ्टर वर्किंग आवर्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद बोलते हैं। द मैनेजमेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी फैसिलिटीज टू द क्यूसी मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। तो मैनेजमेंट नेसेसरी फैसिलिटीज़ क्यूसी मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकती है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है ऑल परवेसिव, मतलब उसमें सभी फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ क्यूसी हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो जो क्यूसी का जो एप्लीकेशन है ये सब जगह फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ एप्लीकेबल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई होता है। लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेदर business related or not can have QC groups to focus on quality improvement। मतलब छोटा हो या बड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस वाला हो या ना हो, QC ग्रुप सभी क्वालिटी रिलेटेड एस्पेक्ट को ऊपर फोकस करता है। बाद में रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, जनरली QC मेंबर्स एज रिकग्नाइज एंड रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज। तो जो QC मेंबर्स है जनरली उनको रिवॉर्ड से नवाजा जाता है। द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ QC नीड टू बी शेयर विद द एम्प्लॉयज़, स्पेशली विद द QC एम्प्लॉयज़। तो जो QC मेंबर्स के वजह से जो सक्सेस मिल रहा है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना चाहिए, स्पेशली जो QC मेंबर्स है उनके साथ। Positive reinforcement through recognitions and reward is essential to maintain quality performance on continuous basis। तो जो पॉजिटिव चीज़ें इन्होंने की है ये अपने को एम्प्लॉयज़ को बतानी चाहिए, ताकि रिकग्निशन अगर मिलता है, रिकग्निशन इज़ द मीन्स ऑफ encouraging individuals और ग्रुप बाय एक्नॉलेजिंग दिस देयर अचीवमेंट। तो रिकग्निशन से क्या होता है कि हम लोग इंडिविजुअल और ग्रुप्स को इनकरेज करते हैं उनका अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज देके। दिस कैन बी डन बाय वे ऑफ अप्रिसिएशन लेटर, प्रमोशन, इम्प्रूवमेंट इन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। तो ये किस तरह किया जा सकता है, उनको अप्रिसिएशन लेटर देके, प्रमोशन करके, उनको फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके। रिवॉर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव्स लिंक टू द परफॉर्मेंस। तो उनको हम लोग रिवॉर्ड दे सकते हैं मॉनिटरी इंसेंटिव्स के फॉर्म में, ताकि जो हम लोग उनको लिंक कर सकते हैं परफॉर्मेंस के साथ। ओके, तो ये अपना ये क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कि एग्जैक्टली ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिससे हम लोग बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं एंड सर्विस थ्रू कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड टाइमली एक्शन। और लोगों को एक कांस्टेंट सर्विस देके उस प्रोडक्ट को हम लोग इनोवेटिव बना सकते हैं। इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन रादर दैन रेक्टिफिकेशन। तो वो फोकस करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर रादर दैन रेक्टिफिकेशन के ऊपर। TQM इज फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। तो TQM फोकस करता है कि कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मतलब जो उनका पर्सनल क्या नीड्स है उसके ऊपर ये फोकस करता है। इन द वर्क्स ऑफ प्रोफेसर के चौधरी, TQM रिप्रेजेंट ए कस्टमर ओरिएंटेड क्वालिटी फोकस मैनेजमेंट फिलॉसफी। तो ये बहुत बढ़िया बात कही है प्रोफेसर के चौधरी ने। TQM रिप्रेजेंट किसको करता है, एक कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी को, और क्वालिटी फोकस मैनेजमेंट फिलॉसफी को ये फोकस करता है। अकॉर्डिंग टू businessdictionary.com, total quality management is the holistic approach to तो एक होलिस्टिक अप्रोच है किसी भी फर्म के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए दैट व्यूज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस एंड नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल्स। और वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। तो इट एम्स टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम। तो वो कोशिश करती है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लाए कि लोगों का एटीट्यूड, प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स को चेंज करके। TQM कैन बी कंसेप्चुअली इनटू 3 प्रोसेसेस। TQM के 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहला क्वालिटी प्रोसेस है जिसमें हम लोग कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर हिज नीड, उसका नीड्स क्या है, और उसके अनुसार हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम लोग उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इधर लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर बाकी के पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबको थैंक यू। लेक्चर हम लोग ख़त्म करते हैं। ओके।